आज अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे बीजेपी बोल देंगे। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि क्या कोई भी पार्टी हमेशा नंबर वन रह सकती है? इतिहास कहता है बिल्कुल नहीं। राजनीति कोई मोबाइल की बैटरी नहीं है कि एक बार 100% चार्ज हुई तो पूरे साल चलती रहे। पिछले कुछ समय में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की लोकप्रियता पहले जैसी रह गई है या उसमें बदलाव आने लगा है। इसकी वजह भी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, कई जगह पेपर लीक के मामले सामने आए और इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से लोगों को उतने साफ जवाब नहीं मिले जितनी उम्मीद थी। लोकतंत्र में सिर्फ फैसले लेना ही काफी नहीं होता। लोगों को यह भी महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। जब जवाब कम और सवाल ज्यादा होने लगे, तब चर्चा शुरू होना तय है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का उत्थान या गिरावट 1-2 साल में नहीं होती। इसकी नींव कई दशक पहले रखी जाती है। आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला मुख्य रूप से 2 पार्टियों के बीच माना जाता है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी कई पार्टियां अपने अपने राज्यों में बेहद मजबूत हैं, लेकिन पूरे देश में उनका प्रभाव सीमित है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी टक्कर इन्हीं 2 दलों के बीच रहती है। अब जरा 1950 और 60 के दशक की तरफ चलते हैं। उस दौर में कांग्रेस का दबदबा ऐसा था कि विपक्ष नाम की चीज लगभग दिखाई ही नहीं देती थी। चुनाव होते थे, लेकिन नतीजे अक्सर पहले से अनुमानित होते थे। जनसंघ जैसी पार्टियां मौजूद थीं, मगर उनकी सीटें इतनी कम थीं कि राष्ट्रीय स्तर पर वे कांग्रेस को चुनौती नहीं दे पाती थी। जब किसी लोकतंत्र में लंबे समय तक सिर्फ एक ही पार्टी हावी रहने लगे, तो उसके पास ताकत भी बहुत ज्यादा आ जाती है। और इतिहास में ऐसा हुआ भी। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। उस दौर को लेकर आज भी अलग अलग राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, इतनी बड़ी शक्ति तभी संभव होती है जब सत्ता के सामने मजबूत राजनीतिक चुनौती मौजूद न हो। समय बदला और राजनीति ने भी करवट ली। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। दोनों पहले जनसंघ से जुड़े रहे थे, इसलिए उन्हें संगठन बनाने और राष्ट्रीय राजनीति की समझ पहले से थी। नई पार्टी खुद को बदलाव के विकल्प के रूप में पेश कर रही थी। संदेश साफ था, अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो मुकाबला भी मजबूत होना चाहिए। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर थी और कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीत ली। यानी एक बार फिर देश में एक ही पार्टी का भारी दबदबा दिखाई दिया। लेकिन राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहां स्थायी विजेता कोई नहीं होता। कभी कभी जो पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाती है, वही कुछ साल बाद पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है और आगे की कहानी बिल्कुल उसी मोड़ से शुरू होती है। 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। अब अगर कोई उस समय किसी से कहता कि भाई यही पार्टी एक दिन पूरे देश की सबसे ताकतवर पार्टी बनेगी, तो शायद लोग उसी तरह देखते जैसे कोई दोस्त बोले कि मैं इस बार सिर्फ पढ़ाई करके यूपीएससी निकाल दूंगा और फिर उसी शाम पबजी खेलते हुए मिल जाए। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय धीरे धीरे बदला। 90 के दशक में बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में अपना संगठन भी खड़ा कर रही थी। इसका असर 1996 के आम चुनाव में साफ दिखाई दिया। बीजेपी को 161 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 140 सीटों पर रही। पहली बार ऐसा लगा कि देश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां लगभग बराबरी पर आ चुकी हैं। किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन यही चीज लोकतंत्र के लिए अच्छी मानी गई। क्यों? क्योंकि जब किसी एक पार्टी के पास अकेले सारी ताकत नहीं होती, तब उसे सरकार चलाने के लिए दूसरे दलों का सहयोग लेना पड़ता है। यानी हर फैसले पर बातचीत करनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं और विपक्ष की बात भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में रिमोट सिर्फ एक इंसान के हाथ में न होकर सबके बीच घूमता रहे। तब कम से कम टीवी पर क्या चलेगा, इस पर चर्चा तो होती है, वरना एक आदमी सुबह से रात तक सिर्फ न्यूज ही चलाए रखे, बाकी लोग मोबाइल निकाल लेते हैं।
यही स्थिति 2004 के चुनाव में भी देखने को मिली। कांग्रेस को 145 सीटें मिली और बीजेपी 138 सीटों पर रही। अंतर बहुत कम था। दोनों पार्टियां बड़ी थीं, लेकिन कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकती थी। इसलिए गठबंधन की राजनीति मजबूत हुई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यही वह दौर था जब भारत का लोकतांत्रिक संतुलन सबसे ज्यादा दिखाई देता था, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सहयोगियों की सहमति जरूरी थी और बड़े फैसले लेना पहले जितना आसान नहीं था। एक और दिलचस्प बात थी, संविधान में संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए सिर्फ साधारण बहुमत नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जब किसी पार्टी के पास खुद का पूर्ण बहुमत ही नहीं हो, तो इतनी बड़ी संख्या जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। यानी सत्ता में रहने के बावजूद हर फैसला सोच समझकर लेना पड़ता था। लेकिन फिर कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। साल 2014 आया और भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीत ली। अगर सहयोगी दलों को भी जोड़ दें तो संख्या करीब 350 तक पहुंच गई। कई साल बाद फिर ऐसा हुआ कि एक पार्टी के पास केंद्र में स्पष्ट बहुमत था, दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। यानी जिस पार्टी का कभी पूरे देश पर दबदबा था, वह अब विपक्ष का दर्जा पाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। यहीं से बीजेपी का प्रभाव सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने अपनी मौजूदगी सोशल मीडिया, प्रचार और जनसंपर्क के जरिए पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी। पहले न्यूज चैनलों पर दोनों बड़ी पार्टियों की चर्चा लगभग बराबर होती थी, लेकिन अब राजनीतिक माहौल बदल चुका था। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें थीं, स्वाभाविक रूप से उसी पर सबसे ज्यादा फोकस भी होने लगा। इसके बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी की घोषणा हुई। इन फैसलों को लेकर आज भी अलग अलग राय देखने को मिलती है। खासकर नोटबंदी को लेकर काफी आलोचना भी हुई और इसे बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत असफलताओं में गिना जाता है। लेकिन उस समय एक बात साफ थी, पार्टी की लोकप्रियता इतनी मजबूत थी कि इन फैसलों से उसकी राजनीतिक पकड़ तुरंत कमजोर नहीं हुई। उस दौर में बीजेपी की पहचान सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि उसका चेहरा लगभग पूरी तरह नरेंद्र मोदी बन चुके थे। कई राज्यों के चुनावों में स्थानीय उम्मीदवारों से ज्यादा चर्चा इस बात की होती थी कि वे मोदी की पार्टी से हैं। कई उम्मीदवारों ने इसी पहचान के साथ चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। यानी पार्टी का ब्रांड और नेतृत्व दोनों अपने चरम पर पहुंच चुके थे। साल 2019 आया और बीजेपी ने फिर एक बड़ी जीत दर्ज की। इस बार पार्टी अकेले 303 सीटें लेकर आई और सहयोगियों के साथ यह आंकड़ा 360 से भी ऊपर पहुंच गया। यानी सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। राजनीति में इतनी बड़ी जीत सिर्फ सीटों की नहीं होती, उससे एक मैसेज भी जाता है कि जनता ने फिलहाल आपके ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन भरोसा ऐसी चीज है जो बैंक बैलेंस नहीं होता कि एक बार जमा हो गया तो सालों तक पड़ा रहेगा। इसे हर दिन कमाना पड़ता है। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। यह ऐसा मुद्दा था जिस पर कई दशकों से बहस चल रही थी। सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े विशेष प्रावधानों में बदलाव किया और राज्य का पुनर्गठन करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इस फैसले को लेकर अलग अलग राजनीतिक मत रहे, लेकिन उस समय देश के बड़े हिस्से ने इसका समर्थन किया। लोगों का मानना था कि इससे जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण और मजबूत होगा। यही वजह थी कि इस फैसले के बाद बीजेपी की लोकप्रियता और बढ़ती दिखाई दी। नरेंद्र मोदी पहले से ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन इस फैसले के बाद अमित शाह की भी पहचान काफी मजबूत हुई। लोगों ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखना शुरू किया जो बड़े और कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। यानी पार्टी के सिर्फ एक नहीं, कई बड़े चेहरे जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद एक और नाम लगातार चर्चा में आया, नितिन गडकरी। साल 2020 के आसपास सरकार ने बताया कि भारत में रोजाना करीब 37 किलोमीटर हाईवे बनाए जा रहे हैं। सड़कें बन रही थीं, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ रहा था और इसका असर लोगों को अपने आसपास भी दिखने लगा। जब कोई बदलाव आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है तो उसकी चर्चा भी जल्दी होती है। इसलिए नितिन गडकरी को लोग हाईवे मैन कहने लगे। उनकी कार्यशैली की काफी तारीफ होने लगी। कई लोगों के लिए वे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। फिर 2022 में एक और चेहरा तेजी से सुर्खियों में आया, एस जयशंकर,
यूरोप दौरे के दौरान उनसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया कि भारत रूस की खुलकर आलोचना क्यों नहीं कर रहा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अक्सर यूरोप अपनी समस्याओं को पूरी दुनिया की समस्या मान लेता है, लेकिन जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में संकट आते हैं तब वही गंभीरता हर बार दिखाई नहीं देती। भारत इस मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसार काम करेगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इंटरनेट पर तरह तरह के एडिट्स बनने लगे, छोटे छोटे क्लिप्स लाखों बार शेयर हुए और लोगों ने उन्हें वो एक मजबूत विदेश मंत्री की छवि के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उस समय बीजेपी के कई बड़े नेताओं की अलग अलग पहचान बन चुकी थी। कोई सड़कों के लिए जाना जा रहा था, कोई विदेश नीति के लिए और कोई बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए। जब किसी पार्टी के कई नेता एक साथ लोकप्रिय होने लगते हैं तो इसका सीधा असर पार्टी की छवि पर भी पड़ता है। उस समय ऐसा माहौल बन चुका था कि कई लोगों को लगता था बीजेपी का राजनीतिक प्रभाव अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। कांग्रेस मौजूद जरूर थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का बड़ा हिस्सा बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। लेकिन राजनीति का नियम बड़ा दिलचस्प है। यहां अगर सफलता लगातार मिलती रहे तो उम्मीदें भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगती हैं, और जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ती हैं लोगों के सवाल भी बढ़ने लगते हैं। यहीं से कहानी धीरे धीरे नया मोड़ लेने लगती है। 2023 में राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि में बदलाव देखने को मिला। उन्होंने लगातार यात्राएं और जनसभाएं की, जिससे कांग्रेस फिर से चर्चा में आने लगी। कई लोगों ने महसूस किया कि अब मुकाबला पहले जैसा एक तरफा नहीं रह गया। इसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तब बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। यहीं से बहस तेज हो गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि बड़े बहुमत से बड़े फैसले लेना आसान होगा, लेकिन विपक्ष और कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठा कि अगर किसी एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई तो क्या भविष्य में संविधान से जुड़े बड़े बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही चर्चा चुनावी माहौल का अहम हिस्सा बन गई। नतीजा आया तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन इस बार वह 240 सीटों पर आ गई, यानी पूर्ण बहुमत के लिए उसे सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा। यह साफ संकेत था कि राजनीतिक माहौल बदल रहा है। पार्टी सत्ता में थी, लेकिन जनता का संदेश भी साफ था। अब पहले जैसी एक तरफा बढ़त नहीं रही, और यहीं से बीजेपी की लोकप्रियता को लेकर नई बहस शुरू हुई, जिसके बाद कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्होंने पार्टी की छवि को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू किया। कई जगह ब्रिज गिरने की खबरें आई। जिन सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नितिन गडकरी की काफी तारीफ हो रही थी, अब उसी विभाग से जुड़े सवाल भी उठने लगे। हालांकि सड़क निर्माण के काम और पुलों की जिम्मेदारियां अलग अलग एजेंसियों की भी हो सकती हैं, लेकिन जनता अक्सर पूरे सिस्टम को एक साथ देखकर राय बनाती है। अगर लगातार नकारात्मक खबरें आने लगें तो उनका असर नेताओं की छवि पर भी पड़ता है। फिर चर्चा शुरू हुई 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की। सरकार का तर्क था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से भारत की विदेशों पर तेल के लिए निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सुनने में यह योजना काफी अच्छी लगती है, लेकिन लोगों की उम्मीद कुछ और थी। उन्हें लगा था कि अगर एथेनॉल आ रहा है तो पेट्रोल की कीमतों में भी राहत मिलेगी। जब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो सवाल उठने शुरू हो गए। यहीं से बहस और तेज हो गई, क्योंकि सरकार ने आगे E100 जैसे फ्यूल की दिशा में भी काम करने की बात कही। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि एथेनॉल उद्योग से जुड़े निजी हित हो सकते हैं, और इस दौरान नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी CIAAN एग्रो का नाम भी चर्चा में आया। इन आरोपों पर अलग अलग पक्ष रहे, लेकिन जनता के बीच इतना जरूर हुआ कि पहले जो नेता सिर्फ काम की वजह से चर्चा में थे, अब उनके फैसलों पर भी सवाल पूछे जाने लगे। इसके बाद विदेश नीति को लेकर भी बहस बढ़ी। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तब कुछ लोगों ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाने शुरू किए। एस जयशंकर, जिनके बयान पहले सोशल मीडिया पर वायरल होते थे, अब उनके फैसलों पर भी पहले से ज्यादा चर्चा और आलोचना होने लगी। इंटरनेट का नियम भी बड़ा अजीब है। आज वही लोग आपको लेजेंड लिखते हैं, और कल अगर उन्हें कोई बात पसंद न आए तो वही लोग कमेंट में पूरा रिसर्च पेपर जमा कर देते हैं। सोशल मीडिया की मेमोरी गोल्ड फिश वाली नहीं है, वहां स्क्रीनशॉट हमेशा जिंदा रहते हैं। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनने लगा कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की लोकप्रियता
पहले जैसी नहीं रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी विरोध की आवाजें उठी और कई लोग उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने कैबिनेट में बदलाव की बात भी की, यानी जिन चेहरों को कुछ साल पहले पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था, अब उन्हीं को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो 3 बड़े कारण सामने आते हैं जिनकी वजह से बीजेपी की छवि प्रभावित होती दिखाई दी। पहला, लोगों के एक वर्ग को लगने लगा कि कुछ बड़े प्रस्ताव जैसे डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पार्टी के राजनीतिक हितों से भी जुड़े हो सकते हैं। दूसरा, कई विवादों पर सरकार की चुप्पी लोगों को खटकने लगी। जब सवाल बढ़ते हैं और जवाब कम आते हैं तो अफवाहें खुद जगह बना लेती हैं। तीसरा, कुछ नेताओं की सार्वजनिक छवि को लेकर लोगों के मन में पहले जैसा भरोसा नहीं रहा और आलोचकों ने उन पर निजी हितों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और सत्ता में भी है, लेकिन राजनीति सिर्फ सीटों का खेल नहीं होती, धारणा का भी खेल होती है। कई बार चुनाव जीतने के बावजूद लोकप्रियता में बदलाव महसूस होने लगता है। आने वाले चुनावों में जनता किस दिशा में जाएगी, यह भविष्य तय करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी नेता, किसी पार्टी या किसी टीवी डिबेट का नहीं होता। आखिरी फैसला हमेशा जनता के वोट का होता है और वही तय करता है कि अगली कहानी किसकी लिखी जाएगी। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अब बीजेपी का भविष्य क्या होगा, अगले चुनाव में क्या होगा, कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे आएगा, उसका फैसला ना मैं कर सकता हूं ना टीवी डिबेट वाले अंकल। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता करती है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की लोकप्रियता सच में कम हुई है या ये सिर्फ एक मुश्किल दौर है और पार्टी फिर से पहले जैसी वापसी करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन को वर्ल्ड वॉर मत बना देना। आराम से बहस करिए, एक दूसरे की राय सुनिए, क्योंकि आखिर लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है कि हर किसी की आवाज मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, वरना यूट्यूब ऐसा बर्ताव करेगा जैसे हम दोनों की कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिए। धन्यवाद।